हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल तनवर एजुकेशन में। आज इस वीडियो में हम सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो सितंबर 2015 में आयोजित किया था उसके बाल विकास व शिक्षा शास्त्र के अति महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, शैशव काल की अवधि है जन्म से 1 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 3 वर्ष तक, 2 से 3 वर्ष तक। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने इसका क्लासिफिकेशन अलग अलग किया है, लेकिन दिए हुए क्वेश्चन के आधार पर इसका ऑप्शन होगा सेकंड, जन्म से 2 वर्ष तक। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की खालिस्तान अवस्था में है। पियाजे ने बच्चे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहली बताई है सेंसोरी मोटर अवस्था, जिसे संवेदनात्मक अवस्था भी कहते हैं। यह जन्म से लेकर के 2 वर्ष की आयु तक होती है। उसके बाद आती है आपकी प्री ऑपरेशनल अवस्था, यह 2 से 7 वर्ष के बीच में होती है। नंबर 3 होती है कंक्रीट या ऑपरेशनल अवस्था, जिसे मूर्त अवस्था भी कहते हैं। यह 7 साल से 11 साल तक के बीच में होती है। और चौथी आती है आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल अवस्था, जो 11 वर्ष से 15 साल तक या प्रौढ़ावस्था तक काउंट किया जाता है। अब 2 से 7 में कौन सा आएगा? इसका पूर्व संक्रियात्मक आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, विकास खालिस्तान से खालिस्तान की ओर बढ़ता है। विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाएगा आपका सहयोग देना, स्कैफोल्डिंग कहलाता है। सहयोग देना, स्कैफोल्डिंग। समीपस्थ विकास जेडपीडी कहलाता है कि जो बच्चा कर रहा है और जो बच्चे की करने की क्षमता है उनके बीच के अंतर को समीपस्थ विकास कहते हैं, और उस बीच के अंतर को कम करने के लिए सहयोग दिया जाता है। यहाँ पर आंसर बनेगा इसका सेकंड। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह कहलाती है तुम्हारा समायोजन। क्या कहलाती है? समायोजन कहलाती है। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान अवधारणाओं में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? समायोजन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, मध्य बाल्यावस्था में भाषा खालिस्तान के बजाय खालिस्तान अधिक होती है। तो मध्यावस्था में भाषा समाजीकृत के बजाय अहम केंद्रित होती है। समाजीकृत के बजाय अहम केंद्रित होती है। क्वेश्चन नंबर 7, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में इनमें से कौन सी चीज़ शामिल है? बच्चों के लिए हस्तपर गतिविधियाँ, बच्चे करके सीखेंगे, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन ऑप्शन है। बच्चों का एक कोने में बैठना, बिल्कुल गलत है। प्रतिबंधित परिवेश में, प्रतिबंध कहीं नहीं होता एजुकेशन में। वे गतिविधियाँ जिनमें खेल शामिल नहीं है। जब खेल शामिल नहीं है तो बच्चे की भागीदारी कैसे होगी? उसको बाल केंद्रित कैसे कह सकते हैं? सातवें का ऑप्शन आएगा आपका फर्स्ट, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ। क्वेश्चन नंबर 8, कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में खालिस्तान बुद्धि उच्च स्तरीय है। अब देखिए ऑप्शन बड़ा आसान सा है, वो संगीत के बारे में बात कर रहा है तो उसकी बुद्धि कैसे हो जाएगी? संगीत में बुद्धि के बारे में बात कर रहा है, वो संगीत में बुद्धि के बारे में बात कर रहा है। जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे होते हैं तो यह दर्शाता है कि अध्यापक क्या बात कर रहा है? लड़के अच्छे होते हैं, गणित में लड़कियाँ इतनी अच्छी नहीं होती हैं। तो यह अवधारणा है किस चीज़ के बारे में? लिंग जेंडर पक्षपाती, जेंडर बाइस्ड के बारे में बात कर रहा है, लैंगिक पूर्वाग्रह के बारे में से प्रभावित है। तो ऑप्शन नंबर उसका हो जाएगा सेकंड, कि लड़के ऐसे होते हैं, लड़कियां ऐसी होती हैं, लड़के इस विषय में अच्छे होते हैं, लड़कियां इस विषय में अच्छी होती हैं। यदि ऐसी अवधारणा है तो यह जेंडर बाइस पर, लैंगिक पूर्वाग्रह पर या लिंग जेंडर पक्षपाती विचारधारा है उस अध्यापक की। क्वेश्चन नंबर 10, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें खालिस्तान के अनुरूप बदलना चाहिए। समावेशी शिक्षा में क्या होता है कि सामान्य बच्चा और विशिष्ट बच्चा, दिव्यांग बच्चा सभी एक विद्यालय में, एक कक्ष में एक साथ बैठकर पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है? वो समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सेकंड, व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है।
क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कहता है। बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका कैसी होती है। अब शिक्षक की भूमिका एक ही है, वो है सुगमकर्ता की। क्या है? सुगमकर्ता, फैसिलिटेटर की आजकल भूमिका होती है शिक्षक की। फैसिलिटेटर कहें या सुगमकर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है। इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है। नहीं है को ध्यान रखना है। उच्चतर श्रेणी की मानसिक क्रियाएं, बिल्कुल उच्चतर श्रेणी की मानसिक क्रियाएं करेगा तो भी बच्चों को प्रतिभाशाली हम कहेंगे। उच्च आत्मक्षमता, बिल्कुल ठीक है। निम्न औसतीय मानसिक क्रियाएं, जब उसकी मानसिक क्रिया निम्न स्तर की हैं तो वह प्रतिभाशाली बच्चा कैसे हो जाएगा। उसका आंसर बनेगा आपका थर्ड। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान करना, तो आंसर इसका थर्ड करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा। ये उसका अंतर्निहित संभावित दंड के तहत वो प्रवृत्त होगा। क्वेश्चन नंबर 14, शिक्षार्थियों या अभिकर्ता की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए कि बच्चों में जो व्यक्तिगत अंतर हैं, विभिन्नता हैं, उनके संदर्भ में शिक्षिका को क्या करना चाहिए। विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना अच्छा ऑप्शन है, बिल्कुल आंसर हो सकता है। लेकिन आप 4 ऑप्शन और भी डिस्कस करते हैं तब किसी निष्कर्ष पर पहुँचेंगे। निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, ये भी जरूरी नहीं है कि निगमन है, आगमन है, समस्या समाधान है, बहुत सारी विधियाँ हैं। कलन का अधिकतर प्रयोग करना, एल्गोरिदम का अधिकतर प्रयोग करना। एल्गोरिदम होता क्या है कि किसी भी कार्य को सोल्व करने के उसके स्टेप्स होते हैं, उसे एल्गोरिदम कहा जाता है कि कोई कार्य कैसे किया जाएगा। 4 ऑप्शन कहता है याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना। देखिए याद करना तो कहीं मान ही नहीं जाता, याद करने का रोल कहीं भी नहीं है, तो इसका ऑप्शन बनेगा आपका फर्स्ट, विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। ये क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। पहला ऑप्शन कहता है सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, ठीक है। विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है, बिल्कुल ठीक है। यदि कोई भी क्षेत्र विकास का विकसित नहीं होता है तो बाकी क्षेत्रों पर उसका प्रभाव पड़ता है। सभी विकास परिपक्व तथा अनुभव की अंत्यक्रिया का परिणाम होते हैं, ये भी ठीक है। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सब चीज़ें, विकास और अधिगम एक समान गति से नहीं बढ़ सकता, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। ना तो विकास हमेशा एक गति से होगा, ना अधिगम एक गति से होगा, तो ये ऑप्शन आपका 4, ये इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए, बिल्कुल गलत है। अब तो CCE चला हुआ है, सतत और व्यापक मूल्यांकन है, तो हर टाइम बच्चे का आकलन चलता रहता है। आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित क्रिया है, बिल्कुल ठीक बात है। आकलन तो जब शिक्षण अधिगम हो रहा है तो आकलन तो ऑटोमेटिक साथ साथ चलता रहता है, उसमें शामिल होता है। आगे क्या कह रहा है, आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू में और अंत में, ये भी गलत तरीका है। जबकि CCE का कंसेप्ट है तो वही राइट है आपका। आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा कराया जाना चाहिए, ये भी गलत होगा, तो आंसर बनेगा इसका सेकंड। आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है। सृजनात्मकता के लिए चाहिए आपको अपसारी चिंतन, सृजनात्मकता के लिए अपसारी चिंतन होता है। क्वेश्चन नंबर 18, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोस्की सहमत होते हैं। बच्चे समवयस्कों के साथ सामाजिक अंत्यक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। बार बार यही कहता है कि अंत्यक्रिया पर सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर ये जोर देता है। बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार दिए जाएं, यानी कि बिना पुरस्कार के वो नहीं सीखेंगे, गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। बच्चे हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाएं। पशुओं पर प्रयोग और उनके चिंतन का क्या लेना देना है, गलत ऑप्शन होगा। बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर, दंड का प्रावधान तो है ही नहीं, और बच्चों को शैतान भी कहीं भी नहीं माना जाता। ऐसा प्रावधान है, ऐसा विचारधारा पूरे मनोविज्ञान में आप लोगों ने कहीं नहीं पढ़ी होगी। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंत्यक्रिया के माध्यम से सीखते हैं, ऑप्शन नंबर
फर्स्ट इसका करेक्ट होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है। बच्चे क्या होते हैं? जिज्ञासु प्राणी होते हैं और अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। अच्छा ऑप्शन है, लेकिन 3 ऑप्शन और डिस्कस करेंगे तब किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। ऑप्शन नंबर 2 क्या कह रहा है? चिंतन में वयस्कों की भांति होते हैं और ज्यों-ज्यों बड़े होते हैं उनके चिंतन की गुणात्मक वृद्धि होती है। ऐसा कुछ नहीं है गुणात्मक वृद्धि हो या उनका चिंतन एक जैसा हो, ये कम ज़्यादा हो सकता है। रीते बर्तन के समान होते हैं, बिल्कुल गलत है। बी, रीते बर्तन, कोरा कागज़, कोरी स्लेट, ऐसा कहीं भी शब्द बच्चों के लिए प्रयोग नहीं किया, क्योंकि बच्चे इस टाइप के होते हैं, उनके अंदर अपने विचार होते हैं, अपना ज्ञान होता है, अपनी बहुत सारी अवधारणाएं होती हैं। निष्क्रिय जीव होते हैं। बच्चे निष्क्रिय जीव कैसे हो सकते हैं? तो एक ऑप्शन देखते कर दोगे आप। तो ऑप्शन क्या आएगा इसका? इस क्वेश्चन की राइट चॉइस होगी फर्स्ट। जिज्ञासु प्राणी होते हैं और अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जब बच्चे सीखते हैं तो बच्चे गलतियां भी करते हैं, तो उनके बारे में इनमें से कौन सा ऑप्शन सही बता रहा है? असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं, यानी कहना चाह रहे हैं बच्चे जब ध्यान नहीं देते तब गलतियां करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की क्रिया का अंग है। बिल्कुल, सीखेंगे तो गलतियां करेंगे, सीखने सिखाने का ही पार्ट है। गलतियां भी एजुकेशन का ही पार्ट ही होता है। बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य हो और त्रुटियां करने पर दंड न देता हो। दंड देने का प्रावधान एजुकेशन में कहीं नहीं होता। चौथा ऑप्शन, बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन हैं और उन्हें चाहिए कि उन्हें काट दे और उन पर अधिक ध्यान ना दे। ऐसा नहीं हो सकता, ये भी गलत तरीका है। तो ऑप्शन बनेगा इसका सेकेंड, बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग होती हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है। अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को करना चाहिए कड़ी नियम बनाए। कड़ी नियम बनाने का प्रावधान एजुकेशन में कहीं भी नहीं, इसमें तो दो नेगेटिव वर्ड दे रखे हैं। पहला क्या कह रहा है? कड़ी नियम बनाए, और जो बच्चे उनका पालन न करें उन्हें दंड देना। तो कड़ी नियम बनाने कहीं भी एजुकेशन में, और ना ही किसी को दंड देना है। वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का तिरस्कार करें। तिरस्कार भी नहीं करना, यह भी नेगेटिव वर्ड है, ताकि वो अनुभव करें कि उन्हें अधिक कठोर परिश्रम का एजुकेशन में कहीं नहीं होता। ये ऊपर तक चारों आपके नेगेटिव वर्ड आए हैं। उन शिक्षार्थियों को पता लगाए जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं और संपन्न घरों से हों, तथा उन्हें आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया जाए। ऐसा कुछ नहीं कि जो अच्छे घरों से हैं, इंग्लिश बोलते हैं, उनको आइडियल के रूप में पेश कर दो। ऐसा कहीं नहीं। बच्चे अपने आप में सब विशेष होते हैं। नंबर 4 क्या कहता है? अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। ये ठीक ठाक है और आंसर इसका चौथा ही होगा। अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। आंसर इसका चौथा ऑप्शन होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके खाली स्थान में विभिन्नता के कारण है। एक तो चाहता है कि शांत होकर कमरे में पढ़े, एक दूसरे का विचार है कि वो लोगों के साथ समूह में पढ़े। तो एक किस चीज़ की ओर प्रदर्शन करता है? या अधिगम शैलियों के बारे में, उनकी लर्निंग स्टाइल के बारे में बात करें, वो किस तरीके से सीखना वो पसंद करते हैं, कैसे सीखना उनको अच्छा लगता है। अधिगम शैलियों के बारे में बात कर रहा है। भारत में भाषिक भिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन कौन सा होगा? शिक्षार्थियों को अपनी मातृभूमि या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित किया जाए। जब बच्चा पहली दूसरी कक्षा में आया है तो उसको तो अपनी मातृभाषा ही आती है, उस मातृभाषा में उसको बोला ना जाए, उसे बोलने के लिए मना कर दिया जाए, तो अपने विचारों का अभिव्यक्त कैसे करेगा? एक तो ये गलत तरीका, मातृभाषा को तो महत्व दिया जाता है, और दूसरा दंडित किया जाए, ये तो प्रावधान एजुकेशन में कहीं है ही नहीं। विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही है। ये भी गलत तरीका है। एक तरफ तुम समावेशी शिक्षण के बारे में बात कर रहे हैं, एक दूसरी तरफ कह रहे हैं उनको दाखिला ना दिया जाए, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। नंबर 3, शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। जिस बच्चे की जो भाषा है उस बच्चे का अध्यापक सम्मान करें और बच्चों को कहे कि अपनी बातों को अपनी भाषा में अभिव्यक्त करें। राइट चॉइस है। जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का उपयोग करते हैं उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। बच्चे की उपेक्षा तो हम कर ही नहीं सकते, ये गलत तरीका हो जाएगा। तो आंसर बनेगा इसका थर्ड।
शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? हमारे आसपास का वातावरण, जैव की विशिष्टता या वंशानुक्रम सूचनाएं। तो आंसर इसका यही होगा। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति का क्या मतलब होता है? प्रकृति का मतलब होता है जैविकीय विशिष्टता या वंशानुक्रम सूचनाएं। जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है? संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है। ऐसी कहीं कोई बात नहीं है किसी लिए है कि सिर्फ विज्ञापन के लिए और बिक्री के लिए यूज़ किए जाएं। हम उनसे जानकारी बहुत सारी मिलती है। समाजीकरण केवल माता पिता, देखिए तो केवल नहीं आएगा कहीं भी, केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है। जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल ये राइट चॉइस होगी। देखते हैं चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है। बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, उनको महसूस करते हैं। तो आंसर बनेगा इसका थर्ड। बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस विषय में सही नहीं है? देखिए ऑप्शन अटेम्प्ट करते समय आपको नहीं का ध्यान जरूर रखना है। क्या कह रहे हैं? बच्चे किस प्रकार सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है? अब पहला ऑप्शन देख लीजिए अपना, आप देखते ही पता चल जाएगा। केवल बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, केवल शब्द आ गया, और बच्चे सिर्फ कक्षा में सीखते हैं, ऐसा नहीं है। बच्चे कक्षा के बाहर भी, घर में, आस पड़ोस में, समाज में, घर के बाहर, खेल के मैदान में, हर जगह कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। सिर्फ विद्यालय में सीखते हैं, ये अवधारणा बिल्कुल गलत है और पूछा है नहीं है। तो आंसर इसका फर्स्ट होगा। और देखते हैं दोनों ऑप्शन, तीन ऑप्शन। बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार हों, ये ठीक ठाक है, अच्छा है। बच्चे अनेकों प्रकार सीखते हैं, बिल्कुल ठीक है। बच्चे सीखते हैं क्योंकि स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। चार और तीन ऑप्शन करेक्ट हैं, पहले इसका आंसर हो जाएगा। प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए? देखिए, प्रत्येक शिक्षार्थी में अंक लाने के लिए स्पर्धा का प्रोत्साहित करना। बहुत बार इस बारे में बात कर चुके हैं। अंकों को कहीं महत्व नहीं देना है और ना ही बच्चों के अंदर स्पर्धा बढ़ानी है हमें। प्रत्येक गतिविधि के प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग करना, ये भी गलत है। बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के उद्यम में सहायता करना। जैसी योग्यता है उसके अनुसार अपने अपने लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें प्राप्त करने में उनकी सहायता करें, ये होगा। नंबर 4, पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करना और उनकी उपलब्धियों के आकलन के लिए कठोर मानदंड निर्धारित करना। ज़्यादा समझ ना भी आए तो कठोर मानदंड आपका नेगेटिव वर्ड है, इसका यूज़ हम कहीं भी पॉजिटिव वे में नहीं करते हैं। और पूरी कक्षा के लिए एक जैसे मानक लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते, हर एक बच्चे का स्तर अलग अलग होता है। तो निश्चित तौर पर इसका आंसर क्या होगा? तीसरा होगा। बच्चों को उनके रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के उद्यम में सहायता करना। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है? प्रमुख कारण होगा यहाँ पे आपका परिवार। समाजीकरण परिवार से होगा। कंप्यूटर, आनुवंशिक और राजनीतिक दल से इसका लेना देना नहीं है। परिवार से समाजीकरण का गुण पैदा होता है बच्चे में। बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है। क्यों? इससे क्या होगा? इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि काम कम है ज़्यादा अध्यापकों का, ये नहीं माना जाएगा। छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है। हावी नहीं होना, बच्चों में समानता का व्यवहार करना सभी के साथ। सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। एक दूसरे से बच्चे काफ़ी सीखते हैं और दूसरे एक दूसरे की सहायता करते हैं। राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होंगे। आंसर होगा इसका निश्चित तौर पर तीसरा। सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा खालिस्तान का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। तो ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं। ये होगा आपका पठन अक्षमता, डिसलेक्सिया के बारे में वो बातें कर रहा है।
डिस्ग्राफिया आपका लेखन विकार हो गया, डिसकैलकुलिया आपका गणित की जमा घटा गुणा भाग की हो गई, और डिस्प्लेक्सिया किसी प्रकार के शारीरिक विकार है वो इसी के अंदर आता है। यहाँ पे वीडियो समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगती है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।